उन टीचर मतलब, लेकिन आप गुड बुक होगी कोई बात। मैम जैसे आपने जो वीडियो सेंड की थी उसमें आपने बताया था कि C3 साइकिल बेटा C3 साइकिल 6 टाइम्स चलेगी, 12 तो नहीं पता। हम उस वीडियो में आपने बताया था कि अगर 12 टाइम्स चलेगी तो फिर हमने हमारे पास 3 ATP बने थे, तो फिर आपने उसमें 12 से उसको मल्टीप्लाई किया था तो 36 ATP बताए थे उसमें, बट वहाँ पे तो 18 ATP बनेगी। देख लेते हैं अभी। यस मैम। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे याद नहीं है ना उस टाइम क्या बोला था, पर देख लेते हैं डेफिनेटली। चलो स्टार्ट करें। यस मैम। बेटा तो हम रिवाइज कर रहे हैं रेस्पिरेशन, सो दैट हम सभी एक ही पेज पर आ जाए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जो रहा प्लांट की फैमिली का सवाल, तो परेशान मत हो, प्लांट की फैमिली में करा के भेजूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो एनसीईआरटी से बाहर है ना, तुम कहाँ से करोगे अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो, नहीं तो मैं वो तुम्हें पढ़ा दूंगी, परेशान ना हो। लेकिन 2 to 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए हम एक बार इसको साथ में रिवाइज करेंगे, अदरवाइज मेरे को तसल्ली नहीं होगी यार तुमने सब सही से पढ़ी है या नहीं। ठीक है जी, स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ठीक है बेटा, ये बेसिक डेफिनेशन है, पढ़ लेना, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है ना, पढ़ तो सकते हैं, ऐसा फुल वॉल्यूम है आगे नहीं दूंगी। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन है, उससे गो थ्रू कर लेंगे। आवाज बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैं क्यों बोल रही हूँ इसको पढ़ लेना, मैं तुमको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि यहाँ पे बहुत छोटी सी बात लिखी है कि सेप्रोफाइट जो होते हैं वो डिकेइंग डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। तो नीट की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था कि सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, इनमें से कौन है जो डेड पे फीड करता है, इसमें से कौन है जिसका होस्ट लिविंग होता है। ये छोटे छोटे टर्म ना फिर ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, आती इसी में से है, राइट। तो इसको एक बार रीड जरूर कर लेना। जो आप प्रोसेस पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो आप इस चैप्टर में, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ये कुछ नहीं, एक सेल के अंदर बढ़िया से ग्लूकोज बनाया ना 6 कार्बन का, तो जो आपने 6H12O6 बना लिया है, इसको तोड़ देना है, ठीक है। जब आप इसको तोड़ दोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आप बनाओगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। ये जो हीट है इसको आप सेव कर लोगे, किसमें कन्वर्ट करके, एटीपी में, ठीक है बेटा। सो व्हाट यू आर डूइंग इज इन दिस चैप्टर हम लोग यही समझ रहे हैं कि ग्लूकोज को तोड़े कैसे, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, हीट जो उससे निकले उसको एटीपी में कन्वर्ट करें। देयर आर ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई जिसमें ये ग्लूकोज पूरे तरीके से टूटता नहीं है, जिसमें पूरे तरीके से नहीं टूटता उसमें क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे। क्लियर, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आया? यस मैम। यस मैम। बेटा पढ़ के आए हो ना? यस मैम। यस मैम। ये तो समझ नहीं आएगा, मेरी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कहीं पे मेरी स्पीड बढ़ जाए तो मुझे बता देना, ओके। यो मैम। और बाद में मत बताना, एक बच्चे ने मुझे बाद में मैसेज किया था कल आपका लेक्चर बहुत फास्ट था, अगर तो कल बताना था ना, आज क्यों बता रही है अभी बताना, यस मैम। ट्रेन निकल जानी है तुम्हारी। देखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यहाँ लिखी है यार, ये ना छोटी छोटी बच्चों वाली बातें इंपॉर्टेंट होती है। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जिसको तोड़ोगे, देखो तोड़ तुम ग्लूकोज को भी सकते हो, तोड़ तो तुम ग्लूकोज को भी हो, तोड़ तो तुम फैट को भी हो, तोड़ तो तुम प्रोटीन को भी हो। इस चैप्टर के लास्ट में वो पार्ट भी करते हैं हम, रेस्पिरेटरी कॉटन। हम मेनली ग्लूकोज को तोड़ते तो अपन ग्लूकोज की बात करेंगे। चलिए आइए। सो प्लांट डू ब्रीथ, हाँ भैया ब्रीथ तो करती है प्लांट। ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ये सब बनता है, मत करना। अब अगर आपको आपको ग्लूकोज अगर एक ही बारी में तोड़ दोगे ना, देखो जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा एनर्जी निकलेगी, बेटा एक ही बारी में तोड़ दिया सारी एनर्जी निकल जाएगी, तो एटीपी नहीं बन पाएगा। इस चक्कर में हम उसको तोड़ते हैं धीरे धीरे स्टेप में। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि एक सेल है, 2 तरीके के सेल बनाए मैंने, ये बनाया मैंने प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। दोनों सेल में साइटोप्लाज्म होता है, यस मैम। दोनों सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। बहुत बढ़िया, दफा हो जाए यहाँ से। नो मैम। प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, चाची से छोड़ दीजिए किसी का, ये माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, उसमें नहीं होता, ठीक है। तो इन सब में एनर्जी तो सबको चाहिए, खाना तो सब तोड़ेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन से हो जाता है। तो ये एनर्जी तोड़ने का एक स्टेप है जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वायरस की बात नहीं हो रही, वायरस इज नॉट ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब सेल में होता है। दैट प्रोसेस इज ग्लाइकोलिसिस। कहाँ हो रहा है? पोजीशन याद रखना, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल। ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस, यस मैम। धीरे टूटने का, धीरे धीरे टूटने का और एनर्जी निकालने का, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं
MP pathway, हाँ, E stand for Amgen, Meyerhoff and Pernas, ऐसे से प्राणायाम बोलती हूँ वैसे Pernas, ठीक है। EMP पाथवे के नाम से भी आ सकता है, बाबले मत हो जाने, ठीक है। अरे ये क्या पाथवे है, ये तो हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं गया हमें। ना हो जाना भाई। ये देखो आ जाओ, देख बेटा यहाँ जो साइकिल है ना, एक तो सीधा ये लेबल होने के लिए आ सकता है, कोई स्टेप उठा के दे देंगे। दूसरा इसी के पैरेलल जो ये लिखी है ना कहानी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, क्योंकि इस साइकिल में तुझे एंजाइम नहीं लिखे, लेकिन बेटा यहाँ पर एंजाइम मेंशन है ना, हेक्सोकाइनेज। यस मैम। पॉइंट्स जहां पर आपके कुछ एंजाइम मेंशन है, स्पेशली हेक्सोकाइनेज, ठीक है, तो वो उसको इग्नोर नहीं करना। सबसे पहले आपने लिया ग्लूकोज, आपको याद रखना कितने कार्बन है, 6 कार्बन का ग्लूकोज है। पहले उस पे, हाँ बेटा बोल, क्या हुआ, कुचड़ मुचड़ बोल के चली गई। ये देख 6 कार्बन का ग्लूकोज है, पहले उस पर फॉस्फेट लगा, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे मध्यम मध्यम करके तोड़ेंगे, पहले उसको लगाएंगे। तो बेटा अभी तो उसको फॉस्फेट लगा रहा है, मेहनत कर रहे हो ना, तो एटीपी कंज्यूम होगी। तो स्टार्टिंग के जो स्टेप होते हैं ना, ये वाले, ये होते हैं कंजप्शन वाले, कंज्यूम करते हो तुम एटीपी। ध्यान से देखना, एरो से एटीपी बाहर जा रहा है, क्योंकि एटीपी जब ब्रेक होता है वो किसमें चेंज होता है, एटीपी प्लस पीआई। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया और उसको फ्रक्टोज को 1,6 बिस फॉस्फेट में किया। मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम नॉर्मल नाम के साथ छेड़छाड़ करोगे, एक एटीपी यूज कर लेना। ग्लूकोज के आगे 6 लगाया ना, तो एक एटीपी खा लिया तुमने। फ्रक्टोज के आगे 1 लगा दिया तुमने, पहले 6 था, अब तुमने 1 भी लगा दिया, एक और नंबर ऐड कर दिया, तो एक और एटीपी खा जाना। ऐसे ट्रिक के फॉर्म में याद रखना, नहीं तो भूल जाएगा, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अभी भी 6 कार्बन की शुगर है, अपन तोड़ी नहीं, अब हम तोड़ेंगे। 6 कार्बन की शुगर बहुत इम्बैलेंस हो जाती है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वो दो चीजों में टूटती है, ठीक है, एक ट्रायोज फॉस्फेट में टूटती है और दूसरी ट्रायोज फॉस्फेट, दो अलग है। ये है हमारा धप्पा, डीएचएपी, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डीएचएपी के नाम से जाना जाता है। और ये वाला ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लैड भी कहते हैं उसको। चलो छोड़ो, ट्रायोज फॉस्फेट के नाम से 3 कार्बन की शुगर है। देख बेटे यहाँ पर रिवर्सिबल का एरो दिख रहा है तुझे, यस मैम। बेटा अल्टीमेटली जो धब्बा है ना, ये इसी में चेंज होगा, ठीक है। अल्टीमेटली ट्रायोज फॉस्फेट जो डीएचएपी है, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होगा और चेन को एंटर कर जाएगा। तो याद रखना, इसके बाद जो तुमने देखा है ना, ये एक ही है, इसको इस सारी चीजों को इंटू 2 कर देना हमने, ठीक है, क्या हुआ मैम? क्योंकि दो चेन है ना 3 कार्बन की, ये बात समझ आई ना बेटा। एक तो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल टूटेगा, उसके बाद ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल का भी तो टूटेगा ना, सेम स्टेप से टूटेगा। तो ये वाली जो ये जितने पाथवे हैं, ये सारा का सारा लाइन अब 2 टाइम रन करेगा। सबसे पहले आपने पहला प्रोडक्ट जो बना वो NADPH बनाया, NADH बना, ठीक है। अब फॉस्फेट मत लगाना। तो पहला NADH बना, इसने मीडियम से साइटोप्लाज्म से 2 हाइड्रोजन आयन छीन लिए, 2 हाइड्रोजन आयन छीन लिए, तो ग्लिसरल्डिहाइड आप, चलो छोड़ो, मैं अभी डाल दी। हाँ भाई बोल। मैम NADH प्लस H पॉजिटिव क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 हाइड्रोजन आयन होते हैं बेटा, इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, NADH2 भी लिखते हैं, इसको NADH प्लस H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, जल्दी से रिलीज हो जाता है ना, ऐसी फॉर्म में भी लिखते हैं। मतलब यही होता है कि 2 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा नीचे जाओ, देख नेक्स्ट स्टेप आया। अब तुमने क्या किया, अब तुमने फॉस्फेट को इधर उधर धक्के देने स्टार्ट किए। यहाँ पर थी ना 2 पोजीशन पे फॉस्फेट थे, यहाँ पे सिर्फ 1 पोजीशन पे फॉस्फेट रह गया ना, यानी कि 1 फॉस्फेट निकल गया। तो 1 फॉस्फेट निकल के कहाँ गया, देखो यहाँ 2 पोजीशन पे फॉस्फेट है, यहाँ से तुमने 1 फॉस्फेट निकाल दिया, तो 1 फॉस्फेट निकल के कहाँ गया, ये एटीपी बनाते हैं। तो पहली बार एटीपी की सिंथेसिस हुई, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी की, यहाँ पर 2 मोल। एक मॉलिक्यूल बना ना, लेकिन इसे अगर 2 बार से लिखूं मैं तो 2 से इंटू कर दूंगी, ठीक है। अब नीचे उसको एडजस्ट करते रहो, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देखो ये नंबर डिक्रीज होता है, 1 3 से 3 आएगा, 3 से ये 2 आ जाएगा। उसके बाद 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये 2 इंटू इनोल लगा भी रखा है, 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आएगा एंड अल्टीमेटली यू हैव एटीपी लास्ट स्टेप में। याद रखना लास्ट स्टेप में एटीपी बनता है, ये तुमको याद रह जाएगा। ऊपर वाला तुमको याद करना है कि 2 फॉस्फेट में से 1 फॉस्फेट हटा था तब एक एटीपी बना था। एक बार नीट ने पूछ लिया था वाटर कहाँ रिलीज हुआ है, तो बेटा वाटर कहाँ रिलीज हुआ है, इस वाले स्टेप में।
फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पायरुवेट में चेंज करते हैं, वाटर पे ध्यान नहीं जाता इसलिए हो गया। तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन का ही शुगर बनता है, ठीक है। तो 3 कार्बन की जो शुगर है दिस इज अ पायरुविक एसिड। तो फिर एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई थी, ये जो फॉस्फेट लगाए थे ना स्टार्टिंग में एटीपी यूज करके, इन्हीं फॉस्फेट को रिलीज करने में एनर्जी मिलती है। और क्यों पायरुवेट में चेंज किया ग्लूकोज को, क्यों इसी फॉर्म में नहीं भेज दिया ट्रायोस फॉस्फेट की फॉर्म में, क्योंकि इस फॉर्म में वो साइकिल में एंटर नहीं करता, इसको पायरुवेट में ही चेंज करना पड़ेगा, नेचर का सिस्टम है, राइट। तो ये 2 बार चली। अब मेरे को बता दो इतना कि कितनी एटीपी पूरे प्रोसेस में यूज हुई ग्लाइकोलाइसिस में। 2 देखो बेटा ATP। कितनी एटीपी यूज हुई, ऊपर वाली साइकिल तो एक ही बार चली है ना, तो 1 2 Yes। तो 2 एटीपी यूज हुई, यो मैम। कंफ्यूज मत हो। तो 2 एटीपी क्या हो गई हमारी यूज। यूज। अब नीचे वाले जो स्टेप है ना धप्पा के बाद, वो सारे 2 बार रन होते हैं। तो नीचे वाली कितनी एटीपी तुम्हें बनती हुई दिख रही है, 4 एक 2 बनी है और 2 बार रन होगा, तो 2 into 2 4, राइट। तो 4 एटीपी होगी हमारी फॉर्म। तो तुम्हें टोटल एटीपी पूछो कितनी फॉर्म हुई है बेटा, ये जो 4 बनी है इसमें से 2 तो ऊपर ही यूज होगी ना। यस मैम। टोटल एटीपी फॉर्म 2। 2। कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, नो No, नो ma'am. कोई CO2 रिलीज नहीं हुआ है। NADPH बना है, यस मैम। NADPH बना है, 1 2 NADH2 बना ना, ये 2 बने हैं, ठीक है। तो ये बने हमारे 2, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड। एसिड और पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट, करेक्ट। अब जो पायरुवेट है ये बाबला जाएगा क्रेब्स साइकिल के पास आगे टूटने के लिए, देन यस। अब मैं पहले तुमको पायरुवेट करा रही हूँ, फिर ऊपर लेके आऊंगी वापस से ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट है ना उसके अंदर। देखो ये जो केमिकल रिएक्शन है बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो भगवान है, इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसे 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 स्टार बनाओ इसमें। और ये जो ऊपर 2 लाइनें लिखी है ना इन्होंने, ये 2 लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ ले इसको एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। यस मैम। एरोबिक रेस्पिरेशन मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनारोबिक अभी हमने करनी है, टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला जब हमने सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किया था तब मैंने बोला था माइटोकॉन्ड्रिया पे आएंगे ना, तो आज वो मूवमेंट आ गया कि हम माइटोकॉन्ड्रिया पे आ जाए। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है ना। एक होती है इसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और एक होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ऐसी होती है। यस मैम। तो आउटर को मैं लिख दूंगी ऐसे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन OMM, ठीक है। और इनर को लिख देंगे हम इनर। इनर वाली फोल्डिंग बनाती है, फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा या सिस्टर्ने। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ खोलो गोल्जी पे जाओ, गोल्जी पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टा और क्रिस्टल। पेज नंबर 135 135 डन। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्रिस्टर्ने लिखा है यार, क्रिस्टर्ने लिखा है। क्रिस्टर्ने लिखा है यार, तुम मेरे गलत क्यों करा रहे हो, सिस्टर्ने लिखा है ना। और क्रिस्टा क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे रखना, ये पकोड़े बने हैं पनीर के, क्रिस्पी क्रिस्पी क्रिस्टर्ने। तो ये सिस्टर्ना नहीं है, ये क्रिस है, क्रिस्पी, ठीक है। बेटा ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, मैथ्स का फॉलोइंग में आया था, फंस गए थे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्पी क्रिस्पी तो हमारे पकोड़े बने थे, फ्राइड मोमोज किसके बने थे, माइटोकॉन्ड्रिया के, क्रिस्पी क्रिस्पी, राइट। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, तुमसे ये पूछेगा भैया कहाँ हो रहा है प्रोसेस, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या होता है, और सॉरी और ये सेंटर में क्या है जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म जैसा, उसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म। उसके बाद आती है हमारी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उसके बाद आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज
अब Inner इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन आयन कहाँ इकट्ठे होते हैं? inner mitochondria. इंटर स्पेस। ये क्या होता है? ये जो आउटर इनर, बेटा माइक बंद कर ले, बोलना पड़ेगा मेरे को, है। आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है ना, इसको बोलते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब देखो मैं पास लेके जा रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। अभी पीछे पायरुवेट बना के आए ना हम सारे के सारे, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म से इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। द क्रूशियल इवेंट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन दो दे रखे हैं, ठीक है। तुम बताना कहाँ हो रहा है? द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट को कंप्लीटली तोड़ दिया स्टेप बाय मैनर में, रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन आयन, इसमें से सारे हाइड्रोजन आयन को दफा कर दिया, लिविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो कौन से साइकिल में 3 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं? दैट इज अ Krebs cycle. साइकिल। हाँ, इसको ना कोमा लगा के पढ़ना, ऐसे कोमा लगा दो, ठीक है, कोमा लगा के पढ़ना। तो दिस इज अ क्रेब्स साइकिल। और वो कहाँ होती है? मैट्रिक्स में The passing on of the electrons removed as part of the hydrogen atom. जब हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहे थे ना पायरुवेट से, तो उसी के टाइम पे पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है, जो एंड में ऑक्सीजन ले लेता है और साइमल्टेनियसली एटीपी बनाता है। मतलब ऑक्सीजन पकड़ लेता है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को, और बदले में एक एटीपी की भी फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार बना लो। यही बात जो हमने ऊपर लिखी है ना, ये यहाँ पे लिखी हुई है सबकी लोकेशन, ठीक है। अब देखो, मैम हाँ बेटा बोलो। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा या इनर मेम्ब्रेन स्पेस? इंटर, इन बिटवीन। जो ETS होगा वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होगा। नहीं, वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस होगी। ओके मैम। माइटोकॉन्ड्रिया ना बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें होता है। दिस इज एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक ही चीज है जो मैंने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में लिखाई, दैट इज हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन यहाँ इकट्ठे होते हैं ग्रेडियंट बनाने के लिए, तो यहाँ पर होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, अब देखो पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलिटिक कैटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, याद रखना कैटाबोलिज्म तोड़ना, एनाबोलिज्म जोड़ना। आफ्टर इट एंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब तुम उसको पकड़ पकड़ के उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहोगे बाय कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। अरे हाइड्रोजन निकाल रहे हो ना, द डिहाइड्रोजनेज, पायरुविक एसिड से डिहाइड्रोजनेज आप यूज करोगे, एंजाइम का नाम है। The reaction catalyzed by pyruvate dehydrogenase require participation of several coenzyme, NAD भी चाहिए उसको, coenzyme ये भी चाहिए, ठीक है। तो पायरुविक एसिड को आप पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करोगे, फिर वो क्रैब साइकिल में एंटर होगा। तो अभी से क्रैब साइकिल की बात नहीं हो रहा, इसको अपन कहते हैं लिंक रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन किसको लिंक करता है? क्रैब को, हाँ क्रैब साइकिल को, ठीक है बेटा, गुड। क्या यूज करा आपने? पायरुवेट लिया और उसके साथ आपने ऐड करा कोएंजाइम ए, आपने एक NAD पॉजिटिव ऐड किया, ऑब्वियसली क्या NADH बन जाएगा ना। तो यार इसको ना ऐसे करके लिख सकते हो चाहो तो पायरुविक एसिड हो गया, उसको इस तरीके से करो और यहाँ पे बना लो। यहाँ पे एक NADH बन रहा है, एनर्जी करेंसी बन रही है, उसके अलावा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनना है और एक एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है। इसमें कौन सा आयन यूज होता है? ये क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम आयन। और दूसरा कौन सा एंजाइम यूज होता है? दैट इज पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजनेस क्यों? यार इसने हाइड्रोजन को निकाल लिया ना बाहर से एनवायरनमेंट से, और देखो NADH की फॉर्मेशन कर दी। समझ आया? ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लिंक रिएक्शन। तो सीधा क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज नहीं है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर प्रोड्यूस। नाउ देखो ये जो रिएक्शन लिखा है ये तुमको एक दे रहा है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस से कितने पायरुविक एसिड बने थे? 2। तो देखो ये रिएक्शन एक देता है लेकिन थ्योरी 2 की लिखता है, यहाँ कंफ्यूजन होती है। तो देखो अब तो समझ जाओगे ना कि 2 मॉलिक्यूल NADH क्यों बने, कि 2 पायरुविक एसिड थे तो 2 NADH बने, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने, है ना? समझ आया? यस मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मैम हो रही है। मैम हो रही है। गुड़िया इनको हो रही है, तुमको नहीं हो रही। मैम रीडिंग करती हूँ। कोई बात नहीं। यस मैम अब शो हो गई है।
अभी तो पूरा शेयर ही नहीं हुआ। बेटी कहाँ बैठी? अब ठीक है? यस मैम। अभी कौन सी तंत्र विद्यार्थी है, मैंने शेयर नहीं किया उसको देखने लग गया हैं? मजाक करती है। आजा। टू मॉलिक्यूल पायरुवेट, वन ग्लूकोज थ्री ग्लाइकोसिस, ठीक है, ये लिंक रिएक्शन है। एसिटाइल कोएंजाइम ए देन एंटर द साइक्लिक पाथवे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देखो ध्यान से सुनो यार, एसिटाइल कोएंजाइम ए है जो एंटर करता है टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसी को अपन बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब के नाम पे पड़ा था। अब देखो क्वेश्चन बड़ा मासूम सा बनता है कि जब एंटर हुआ तो कौन एंटर हुआ? पायरुवेट नहीं एंटर हुआ, एंटर एसिटाइल कोएंजाइम ही होता है। तो पायरुवेट को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने का काम किसने करा? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ने मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस। डन डन डन। यस मैम। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को याद करने के लिए निमोनिक क्या था बेटा? स्मोक। 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 SMOK, स्मोक। है ना? आई थिंक जिंदगी में सबसे बढ़िया सिगरेट का यूज हमने करा है। यस मैम। सिगरेट से याद है बस, स्मोक की जगह में SMOC हमारे अपने स्पेलिंग। देखो ये क्रैब साइकिल से बाहर है, इट्स आउट ऑफ क्रैब साइकिल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत खेला जा सकता है बच्चे के साथ, है तो तुम मत खेलने दे रहा है इनको अपने। अरे बहुत अच्छे से उन्होंने दे रखा है, राइट? नाउ एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो एक कार्बन कहाँ गया? कार्बन डाइऑक्साइड खा गया, निकल गया एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन आउट। इसने कुछ नहीं करना, इसने कार्बन बिखेर देना अपने सारे के सारे। कार्बन तोड़ेगा तभी तो टूटेगा ना, ये फुल एनर्जी निकलेगी। और तुमने बनाने क्या है? एटीपी, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो NADH2 के फॉर्म में निकलेगी। ये फर्क है, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। तू कर क्या रही है? तो बस इतना चाहते हो कि जो ग्लूकोज था ना, मैं उसको इतना इतना तोड़ दूं कि एंड में एटीपी बन जाए, ठीक है? तो ये ग्लूकोज टूट कैसे रहा है? ये ग्लूकोज पहले टूटा ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस ने इसको किसमें तोड़ा? कितने मॉलिक्यूल में तोड़ा? पायरुवेट में। पायरुवेट फिर जाएगा क्रैब साइकिल में, ठीक है? क्रैब साइकिल पूरा तहस नहस हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन बनेगा क्या वहां पे? NADH2, FADH2, ADP। ADP बेसिकली GTP बनता है जो ATP के जितना ही होता है, लेकिन तुझको तो ATP चाहिए थी ना ज्यादा, वो तो बनी नहीं। तो अब क्या करोगे? इसको भी आगे तुम भेज दोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और वहां पर जाके आपका फाइनली कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस होती है ना, ऑक्सीजोम पार्टिकल, वो बनाएंगे आपकी ATP। देख रहे हो तुम, तुम्हारी बॉडी एनर्जी कैसे बनाती है? जब तुम खाना खाते हो ऐसे बनाते हैं हमारे शरीर। समझ आया ना? हम इस स्टेप पर पहुंचे, ठीक है? थोड़े से और रहते हैं। यस मैम। क्रैब साइकिल इधर आते हैं। ये 3 कार्बन का था, पायरुवेट 2 कार्बन में चेंज हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है? ये किससे रिएक्ट कर रहा है ये पता होना चाहिए। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। जिससे रिएक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। वो तुमसे ये वर्ड पूछेंगे, तुमको पता है ना, तो लिख ले साइड में, प्राइमरी एक्सेप्टर। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड OA, 4 कार्बन का 2 कार्बन आ गए, कितने कार्बन की चेन होगी? 6 कार्बन। 6 कार्बन। अरे स्टेबल है ही नहीं, नींबू बन गया ना सिट्रिक एसिड। नींबू स्टेबल है ही नहीं, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, झाड़ दो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसी के साथ यहाँ पर एक बहुत प्यार से NADH+H पॉजिटिव बन जाएगा। पहला, सबसे पहले NADH+ पॉजिटिव ऊपर बना, ये दूसरा बना। नंबरों का ध्यान रखना है, ठीक है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, देखो नाम तो तुम स्मोक से याद रख लोगे, एक बार नीट में साइड में बना लेना अपने पेपर में, ठीक है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड 5 कार्बन गए बेटे, एक कार्बन और निकाल दे सक्सीनिक एसिड के लिए। जैसे ही एक और कार्बन निकालेगी, एक तीसरा कार्बन निकला, उस टाइम पे दोबारा से NADH2 बन जाएगा। ये ज्यादा एनर्जी निकली। एक और स्टेप होता है यहाँ पे जो दिखाते नहीं है ये, तो यहाँ पे एक GTP भी बनता है। GTP इज नथिंग बट ATP के फॉर्म होता है। जैसे GTP बना ना, इसी की एनर्जी की मदद से ATP चेंज हो जाएगा ATP में, साथ साथ में हो जाते हैं। सक्सीनिक एसिड 4 कार्बन का, ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड भी 4 कार्बन का, तो इसको रीजनरेट करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, हम इसको रीजनरेट करते हैं। मजे की बात है कि रीजनरेशन में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सक्सीनिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज होगा, मैलिक एसिड ऑक्सैलिक एसिडिक में चेंज होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है? वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना बेटा यहाँ से पूछता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। देख, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, ये अल्फा कुछ नहीं है, ये ताज है। यहाँ एक महारानी बैठी है, महारानी किरण, और इनके सर पे ताज है। इनके सर पे ताज है ना, तो इनके चारों तरफ तबाही रहती है, हर जगह एनर्जी होती है। तो देखो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के ऊपर भी NADH2 बन रहा है, इसके नीचे की तरफ भी NADH2 बन रहा है, यहाँ पे GTP भी बन रहा है, और यहाँ पे कार्बन भी दोनों तरफ रिलीज हो रहे हैं। ऐसे याद रह जाएगा? यस मैम। सब कुछ ना लॉजिकली ऐड नहीं करना होता, फालतू की चीजें सोचनी होती है।
अगला क्वेश्चन आता है ये ऐसा, ये पूछते हैं कि इस सक्सीडिक एसिड से रिलेटेड पूछेंगे, उससे पहले का स्टेप पूछेंगे या उसके बाद का स्टेप पूछेंगे। अगर तुम्हारा क्रेब्स साइकिल ऑन टिप्स है, ऐसे कोई क्वेश्चन बना ही नहीं तो तुम कर नहीं सकते, बस वो तुमसे आगे पीछे का पूछेंगे। ये पूछ लेंगे FADH2 बना कहाँ था, तो FADH2 मालिक के आने से पहले एनर्जी बनती थी, ठीक है। मालिक के घर पे आने से पहले रोटी बन जाती है ना, तो मालिक के आने से पहले एनर्जी बनती थी FADH2, डन। एंड लास्ट में ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड भी एक NADH2 बना लेता है, ठीक है। तो अब मैं टोटल कर रही हूँ, तुम कर लो टोटल, मुझे क्यों ये मैं पैर में दर्द, मैं पढ़ाऊँ या पैर में दर्द? मैम क्या है? मैम FADH2 और NADH2 में क्या डिफरेंस होता है? एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं बेटा। NADH2 हम ना एनर्जी के पैकेट्स है, उनको हम ATP से कंपेयर करते हैं। NADH2 को तोड़ेगी तो 3 ATP के बराबर एनर्जी निकलेगी, FADH2 को तोड़ेगी तो 2 ATP के बराबर एनर्जी निकलेगी। एनर्जी की स्टोरेज का फर्क होता है, ठीक है। यस मैम। आते हैं वापस, सबको साफ करेंगे, सबको साफ कर देंगे हम। चलो जी, हो गई, बताओ बेटा। इस पूरी साइकिल में अगर उसने पूछ लिया, पूरी साइकिल में ये स्टार्ट, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं फ्रॉम पायरुवेट, मैं तुमसे पूछ रही हूँ इन फ्रॉम पायरुवेट, यार मेरे को पेपर चाहिए होगा, पेपर की जरूरत है मुझे, पेपर फ्रॉम पायरुवेट। अभी तुम में से किसी ने मुझे डाउट भेजा था, बेटा देख लियो तुझे अब समझ आ रहा है या नहीं। फ्रॉम पायरुवेट ऑनवर्ड्स, पायरुवेट ऑनवर्ड्स मुझे बताओ कितने CO2 रिलीज हुए हैं? बेटा देख, मैं एक ही साइकिल की बात करूं, पहले एक साइकिल को डिस्कस कर लेते, ठीक है। 1 साइकिल, यस मैम। एक मॉलिक्यूल, क्या हुआ बेटा बाबली, कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए बता? 3 नंबर, बहुत बढ़िया। NADH2 कितने बने? 4 बेटा पायरुवेट से स्टार्ट करा है ना मैंने, तो ये दिमाग का ढक्कन खोल के देखो, यही फंसोगे, आता तुम्हें सब है। थोड़ा चिल्लाक बोलो, चिल्लाक, चिल्लाक। 1 NADH2 2 3 4 नहीं बने, 4 नहीं, यस मैम। यस मैम। लगे हाथ मुझे FADH2 भी बता दे। 1 लगे हाथ मुझे GTP भी बता दे। नंबर 1, सही है, सही है, बहुत 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 सही है, बहुत सही है। आगे पूछ लेती हूँ मैं तुमसे, ये रहना जाना मत, खत्म कर ले ये, ठीक है। फ्रॉम पायरुवेट्स ऑनवर्ड्स 2 साइकिल रहने के 2 पायरुवेट है तुम्हारे पास, तो मेरे को बताओ CO2 कितने रिलीज होंगे? 6 तो 6 होंगे। बताओ NADH2 कितने बनेंगे? 8 NADH2 2 और GTP 2 2। आ जाओ नेक्स्ट, फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम A ऑनवर्ड्स। बेटा इधर, अरे ओ दिमाग से महान बच्चों, इधर से साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई है, एक्चुअल में क्रैब साइकिल यहीं से स्टार्ट हुई है ना, क्रैब साइकिल यहाँ पे है। तो वो तुमसे पूछ रहा है क्रैब साइकिल से बताओ, लिंक रिएक्शन से कंपेयर नहीं करना, ठीक है। लिंक रिएक्शन है ये, मेंशन कर ले वहां पे, लिंक रिएक्शन साइड में लिख दे, यहाँ से आ जाता है क्रैब साइकिल, और गलत समझ लो आप हैं, हम तो शादी में लड्डू रखे थे, आपको मिले नहीं। एडेनाइल कोलिन एक से स्टार्ट करोगे तो बताओ, जल्दी बताओ CO2 कितने रिलीज हुए? 1 2 3 बाहर निकल जा। एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा कहाँ है? तू कितने NADH2 बने? 3 मैम CO2 रिलीज हुए ना? हैं? CO2 रिलीज हुए हैं। तो तू ही तो लिखा है, क्या क्या FADH2 कितने बने? 1 और GTP 1 1
बेटा अब इसी को हम लोग कर देंगे, 2 साइकिल की बात कर लेते हैं, दो मॉलिक्यूल है एंजाइम के, तो CO2 कितने हो गए? 6 FADH2 2 ठीक है, एनर्जी की इनर्शिया है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लिख लिया तुमने? ये कॉपी में कहीं? Yes, ma'am. यो मैम बेटा ये लिख लिया? Yes, ma'am. बस इससे 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 ज्यादा क्या चाल ले लेंगी हमारी। बेटा यहाँ पढ़ लेना एक बार के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद रखना ऑक्सीडेशन कहाँ, रिडक्शन। कैटाबोलिज्म तोड़ना, एनाबोलिज्म जोड़ना। हाँ, ये एनसीईआरटी में कहीं लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही कौन से चैप्टर में, लेकिन वहां पे ना ये दे रखा है ऐसे, है ना, तो ऐसे जब दे दिया ना तो पूछ सकते हैं ऐसे ना, फिर बंदा कंफ्यूज हो ही जाता है, मासूम तो बच्चे हो तुम। हाँ बेटा बोल, तू बोल ले पहले। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में पायरुवेट से पूछा है या हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है? बताएगा वो बेटा, वो तुझे एक्सप्लेन करेगा। अब पीवाई क्यू लगाएगी ना तो तुझको पता चलेगा ये चीज, तो तुझे एक्सप्लेन करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम द पायरुवेट आफ्टर दैट ग्लाइकोलाइसिस, वो ये बोल देगा आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस, मतलब तेरे को पता है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बने, and then he mentioned from the pyruvate how many carbon dioxide will be released, और from acetylcholine how many carbon dioxide will be released। तो आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस लिखेगा तो तुझे पता चलेगा कि हाँ यार ये 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है और प्रैक्टिस करके जाए, इसके क्वेश्चन लगाने हैं, लगा के जाना। मैंने तुमको वो भेजी थी, इसके बाद में अभी करंट वाले क्वेश्चन भी भेज देती हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। पायरुविक एसिड, NADH, FADH, ये यार ये बना है 3 कार्बन, NADH2 ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर हुआ, तो ये देख लेना रिएक्शन, इग्नोर मत कर देना, जरूरी है। अब आओ, दिक्कत है कि ATP बनाना था, ये क्या हो रहा है? दिक्कत ये कि बनाना ATP है, लेकिन ये क्या बन रहा है, क्रैब साइकिल में कुछ और बन गया। तो क्रैब साइकिल में जो कुछ और बना है NADH2 और FADH2, इनकी मदद से ATP बनाएंगे। देखो GTP तो खुद ही ATP में चेंज हो गया, तो इसके साथ हम कुछ नहीं करते, इसको हम बख्श देते हैं, तो क्या दफा हो जाओ, फिर वो यूज कर लिया। अब NADH2 FADH2 से हम ATP बनाएंगे। एक NADH2 कितने देते हैं? इक्वल्स टू 2.5 ATP भी कहीं लिखा होगा और 3 ATP भी लिखा होगा, राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। FADH2, एक FADH2 कितनी ATP दे देगा हमें? 2 ATP। पेपर थोड़ा टफ हुआ तो तुझे ऐसे घुमा देंगे, कितनी NADH2 है बताओ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद कितने ATP बने। बेटा अगर एक NADH2 वो दे रहा है तो 3 ATP बने होंगे, 2 FADH2 दे रहा है तो कितने बने होंगे 2 FADH2 से? 4 ATP। हाँ, ये बेसिक कैलकुलेशन लगा लेना अगर तुम्हें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। एक्साइटेड मत हो जाना, याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना एनर्जी करेंसी का, जो आंसर तुमको एकदम से तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना वो गलत आंसर है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इतना सिंपल होता तो क्वेश्चन पढ़ते ही तेरे को आंसर दिख जाता नीचे, कैलकुलेट करे बिना अपने दिमाग में, दैट मीन्स अगर इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो डालते ही क्यों वो। तो अगर तू क्वेश्चन पढ़ रही है और उसमें एकदम से तेरे को सामने दिखे हाँ इतने ही ATP है, तो मतलब समझ जाइए कि कुछ लोचा है, उसको दोबारा से रीड करना है। तो ट्राई करना, उसको पहले अपने दिमाग में सॉल्व करना, फिर ऑप्शंस देखना, ठीक है। यस मैम। अक्सर गलत हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आते हैं, अरे भाई इसका अपना ही है देख, इसमें बड़े बेहतरीन क्वेश्चन बन जाते हैं। सबको दिख रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? यस मैम। अब करना क्या चाहते हो बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में? कुछ नहीं, हमको पता है कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में, और हमने एक चीज वहां पे जानी थी कि हमें इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। तो वो F0 F1 पार्टिकल से हाइड्रोजन आयन भागते जाएगा और हाइड्रोजन आयन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी मदद से ATP बनेगा। ये पढ़ा हमने? यस मैम। यार ये नहीं बनाना था मैंने, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। क्या हो रहा है मेरे लेफ्ट कान में दर्द हो रहा है, ओहो क्या हो गया? मनीषा देखो तुम्हारी आवाज से कान में दर्द हो गया मेरे। ये तुम लोग यार आजकल खुश नहीं रहते, क्या हो गया, मर क्यों गए हो? अबे हो जाएगा, पेपर ही तो है, हो जाएगा हो जाएगा, तो नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा। जीवन पेपर जीवन का पार्ट है, जीवन थोड़ी तुम मरे हुए बच्चों के, हंसता ही नहीं कोई यहाँ पर, कोई जोक नहीं कुछ नहीं, बट बोरिंग क्लास। जोक सुनाओ, मैं नहीं पढ़ा रही, जोक सुनाओ। जिंदगी जोक है। क्या? मैम बोला जिंदगी जोक है। That was good and painful. बहुत बुरा दिन था मेरा, पता है
बहुत ही खराब दिन था आज मेरा, इतनी गर्मी थी ना, बहुत परेशान हुई हूँ मैं। वो तो मैं तुमसे बात करते करते ऐसे खिलखिला जाती हूँ, ऐसे बहुत लाइट बड़े। नहीं थी मैम। हाँ, तेरा को लगता है सारे दुख मेरी जिंदगी में ना बत्ती से ही है। अबे गर्मी बहुत थी यार यहाँ, गर्मी तो थी, वैसे भी कुछ 3-4 चीजें हो गई, मैं तेरे को थोड़ी बताऊंगी, अपनी पर्सनल डिस्कशन है, हम बेस्ट फ्रेंड है बे? क्या हुआ था मैसेज से क्या सहेली? पता मैम। हाँ, अरे क्या हुआ सहेली, बता ना। नहीं बेटा, ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन दिन बहुत दुखमय गया था मेरा। एक पॉइंट आया था जब मैंने सबको साइड में रख के सोचा था कि थोड़ा टाइम के लिए मुझे ना मेरे माइंड को रेस्ट चाहिए, प्रोसेस करने के लिए क्या क्या हो गया आज। लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आ रही हूँ ना, हंस रही हूँ ना, जिंदगी चल जाती है, कोई बात नहीं बेटा, पेपर है, पूरा प्रिपेयर करके दे, होगा ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और ट्राई कर लेना, अगर ड्रॉप लेना ड्रॉप लेके ट्राई कर लेना, परेशान ना हो, हंस हंस के पढ़ लिया करो, दोबारा थोड़ी पढ़ेंगे हम साथ में, है ना? यस मैम। देखिए कभी कभी मेरे से नहीं पड़ेगी, भाग भाग जैसे। वेरी प्रैक्टिकल नोट है, ये तो हमारी लास्ट की क्लास है, हम लास्ट टाइम इसको साथ में पढ़ते हैं, राइट, इसको एंजॉय कर लेते हैं, ये सोच के मैं खुश हो जाती हूँ तुम्हारी क्लास लेने में। तो कभी कभी मेरे को लगता है क्या चल रही है मेरी जिंदगी, मैं ये सोचती हूँ कि अरे इनके साथ लास्ट क्लास है, चलो लास्ट टाइम हम रेस्पिरेशन करते हैं, राइट, तो हंस लिया करो। कभी कभी ना मेडिटेशन वो करती हूँ, योगा ना, इससे मेरे को कभी कभार ऐसा लगता है हेल्थ कॉन्शियस होना, मैं योगा करती हूँ, करती हूँ बढ़िया तरीके से। कि ना वो योगा मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, तो वो हिंदी में बताती रहती है, पहले ये करो, फिर वो करो, फिर गहरी सांस लो। सुनो ना, बढ़िया रामदेव बाबा का अच्छा है। बेटा माइक बंद कर ले, मैं कहानी सुना रही हूँ, मेरा टर्न है। तो कहती है गहरी सांस लो, फिर ना सडनली ना एक पॉइंट आता है जब वो कहती है एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता तो कौन सा प्राणायाम कर रही हो यार, जैसे वो कहते हैं ना हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाओ, तो मुझे जितनी मर्जी नहीं चाहिए हो। मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं हमेशा एक चीज जरूर करती हूँ, मैं दिख रही हूँ, नो मैम। यस मैम। तो जैसे बोलते हैं ना हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाओ, लाइक मैं अगर पूरे एक ऐसे करती हूँ। अब उसमें मेरी बहन घर वाले कोई भी होते हैं ना, वो रुक के मुझे देखते ही क्या कर रही है, लाइक ठीक, और मैं इसी वर्ड्स में करती हूँ, बड़ा मजा आता है फिर मेरे को, चाहे उस टाइम मैं रील में झूठ रही हूँ, पर जब तुम बहुत इरिटेट हो जाए ना, ठीक कर लिया करो, कोई बात नहीं, कौन सा कोई देख रहा है ना, कौन ही देखता तुम्हें, ये भी है ना। मेडिटेशन करते टाइम बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री घूमते हैं, चलो ठीक है, मेरे मेडिटेशन में कैटरीना कैफ आ रही होती है, चिकनी चमेली करती हुई, उससे अच्छी तो फिजिक्स ही है। और जब भी मैं कुछ बहुत फोकस से करती हूँ ना, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों कैटरीना कैफ आती है यार, ये क्वेश्चन थोड़ी हूँ मैं। फेवरेट होगी है मैम, आपकी फेवरेट है? ये पता नहीं यार, पता नहीं मेरे दिमाग में बहुत आती है, वो उसका गाना ही आता है, हमेशा मुझे नाचती हुई कैटरीना कैफ दिखाई देती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कभी कभार तो सीरियस, लेजरों का रास्ता है। हाँ किसी तरह से ऑफिस की सीरियस मीटिंग चल रही है और सामने वाला कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत सीरियस मीटिंग चल रही है, सब बहुत सीरियस है, बहुत माहौल खराब हो चुका है, नेगेटिव से हो रखा है, और मेरे दिमाग में कैटरीना कैफ है, बढ़िया लगे टिप टिप बरसा पानी दैया। और समटाइम्स जैसे दोस्त होते हैं ना, उनको पता होता है कि ये जोन आउट हो गई है, बैठे बैठे घूम गई है, और फिर वो ना देख रहे होंगे ये बस ये होगी जोन आउट, फिर बाद में पूछेगी क्या चल रहा था, "हाँ, यार कैटरीना कैफ चल रही थी।" वो पिछले जन्म में कोई नाता होगा उसके साथ आपका। हो सकता है मेरी बहन हो यार, कोई बड़ी बात नहीं, तो सोचो कैटरीना कैफ मेरी बहन हो, मैं कितनी सुंदर होंगी ना पिछले जन्म में, तुम्हें थोड़ी पढ़ाती फिर मैं। चलो आगे आ जाओ, एक क्लोरोप्लास्ट, ये एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा क्लोरोप्लास्ट में हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, वो जेड चेन से किस तरफ आते थे, थैलेकोइड था ना उसका, थैलेकोइड, ये थैलेकोइड है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट में थैलेकोइड बनाएंगे, तो थैलेकोइड में किस तरफ आते थे बेटा, वो हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते थे जेड शेप में, फिर वो एफ नॉट F1 पार्टिकल से निकलते थे, एफ नॉट F1 पार्टिकल, इधर ही बना रही हूँ मैं, यहाँ पर है हमारा एफ नॉट F1 पार्टिकल। तो बेटा बता दे, भगवान के लिए इसका आंसर सही दे दे, किस तरफ इकट्ठे होते थे हाइड्रोजन आयन, ह्यूमन ल्यूमन की तरफ इकट्ठे होते थे, करेक्ट, ल्यूमन की तरफ बहुत ज्यादा इकट्ठे होते थे, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती थी तो मूव करते थे ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। यहाँ एटीपी बनता था, है ना, गुड। उसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कहाँ इकट्ठे होंगे बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होंगे इंटर इंटर
माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मनीषा देखिए, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यहाँ इकट्ठे होंगे, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। मैं फिर लिख रही हूँ, ये पूछते हैं दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इनके बीच में है बेटा, यहाँ हाइड्रोजन इकट्ठे होंगे और फिर वो कहाँ मूव करेंगे, F0 से F1 की तरफ मूव करेंगे और एटीपी किस तरफ बनेगा, ल्यूमन की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ क्या होता है, हाँ, आंखें बंद करके क्यों पढ़ती है, देखने तेरे को मैं बना रही हूँ, हंस रही है, मैं सीरियस नोट पर यार, मेरे कान में दर्द क्यों, एक सेकंड यार, क्या हो गया, अरे क्या कुछ क्या, बड़ी जोर से दर्द हो रहा है यार, मेरे कान सुनना नहीं चाहता, माइटोकॉन्ड्रिया, एक कान बंद करके पढ़ा दो कोई बात नहीं, चलो अब बता दो तो पढ़ाने में नहीं बेटा, डायग्राम दिखा रही हूँ मैं तो, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, तो बेटा मैं मान लूँ ना यहाँ पे कौन सी होगी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बना ले, ये है मैट्रिक्स, एटीपी किस तरह बनेगा, मैट्रिक्स की तरफ देख, बना, ये देख मैट्रिक्स की तरफ बना। दूसरा क्वेश्चन, पानी कहाँ बनेगा, पानी भी मैट्रिक्स की तरफ बनेगा, आएगा तेरे काम। हाइड्रोजन आयन कहाँ इकट्ठे होते दिखाई दे रहे तेरे को, एरो जाता हुआ, ल्यूमन में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मैम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। हार फेंक देना है, हार फेंक देना मैं तेरे को, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ल्यूमन में, क्लोरोप्लास्ट रही है? बच्ची मुझे तंग कर रही है, ठीक है, बस यही होना है। अब इलेक्ट्रॉन को देख, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या, इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर मूव कर, एनर्जी आएगी, उस एनर्जी से हाइड्रोजन आयन को अंदर की तरफ भेज दो, बस ये करना है। इसमें कितने मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, एंड ये जो ये ना एटीपी सिंथेटेज F0 F1, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 5। ये अरेंजमेंट कैसी है, बहुत सिंपल अरेंजमेंट है, पहले आएगा कॉम्प्लेक्स 1, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स 2, फिर आएगा कॉम्प्लेक्स 4, फिर कॉम्प्लेक्स 3 और लास्ट में कॉम्प्लेक्स। मैम कॉम्प्लेक्स 1 3 2 4, बस 3 वाले, मैंने कुछ गलत मैम बोल पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। दिया, 1 3 then 2 and 4, राइट? यस मैम। यस थैंक यू। और दूर हम रखेंगे कॉम्प्लेक्स 5, बस यार कुछ नहीं, 1 2 का 4 हो रहा है, ठीक है, फिर 2 भाग के थोड़ा सा आगे चला जाता है। याद कर रखना है, NaDH2 से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, NaDH2 को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1। देखो तुमने पढ़ा है, मुझे ऑलरेडी पता है, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम्हें उसमें ध्यान क्या रखना है। और FADH2 को तोड़ के कौन लेता है एनर्जी, कॉम्प्लेक्स 2। हाँ कॉम्प्लेक्स 2 लेता है बेटा, ये क्वेश्चन बनेगा, ये इसको ऐसे लिख ले ऊपर, गुड़िया माइक बंद कर ले, नहीं तो तू ही पढ़ा ले, मैं बैठ जाती हूँ। डन? यस मैम। और बढ़िया बेटा, एक क्वेश्चन तो ये बन गया सारा पोजीशन का। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये इन कॉम्प्लेक्सेस का नाम क्या है, देखना, हाइड्रोजन को तहस नहस कर दिया, डिहाइड्रोजनेज बोल देंगे, NADH डिहाइड्रोजनेज, NADH से हाइड्रोजन निकाल रहा है तो NADH डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स 2 सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बना रहा है, ठीक है, सक्सीनेट से फ्यूमेरेट, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, करेक्ट। बेटा यहाँ पर एक स्टेप आता है सक्सीनेट से फ्यूमेरेट, ठीक है, तो उसमें Yes, FADH2 एक्चुअल में बनता है, मैलिक एसिड नेक्स्ट स्टेप होता है, वो ये मेंशन नहीं करते, तो यहाँ पर बीच में ना फ्यूमेरेट आता है, उसके बाद मैलिक एसिड आता है। तो सक्सीनेट से फ्यूमेरेट कर रहे हैं, तो ये आपको ये वाला स्टेप दिखाना चाहते हैं, डायरेक्टली FADH2 नहीं लिखते, उसकी जगह ये लिख देते, कंफ्यूज मत हो, इसी स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे FADH2 से ले लेंगे, तो उसको क्या लिख लेंगे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, फिर सक्सीनेट से हाइड्रोजन को दफा कर रहे हैं, ये दोनों नाम तो याद हो सकते हैं क्योंकि इनका तो फंक्शन ही ऐसा है, ठीक है। अगले आते हैं कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, साइटोक्रोम BC1, क्योंकि यहाँ पे साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C तो को मिलेगा, तो इसलिए BC1। आई एम प्रीटी श्योर BC1 तो तुमको याद रह जाएगा, पता है मेरे को। कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो, तो साइटोक्रोम BC1 पहले आएगा, लास्ट में जो बचा वो यही आ जाएगा। यार एक याद नहीं होगा तो तुम तुक्का तो मार ही लोगे ना, बाकी अगर तुम्हें पता है तो यस मैम। कुछ नहीं करना होता यार, तो कोई पता होना चाहिए। हाँ बेटा बोल।
हम जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें ऐसा डायग्राम नहीं है। नई एनसीईआरटी देखनी है। ये जो डायग्राम है ना ओरिजिन की थ्योरी है, काफी पॉइंट्स में आके कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती है, बेटा नया देखना है, ठीक है। ओके मैम। ये वाला पुराना दे रखा है अभी तो स्क्रीन पे। मैम नहीं, ये वाला नया है। तो मेरे को शंका में डाल दिया, रुक जा मैं चेक करूंगी अपनी एनसीईआरटी से खड़ी है। मैम नहीं, मेरे नहीं पास नहीं पुराने नया ही है मैम। नहीं 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 मैं ये चेक करना चाहूंगी। तैयार हो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? हाँ, कान में फिर दर्द हाँ हो पा रहा है, हो पा रहा है मेरी जिंदगी में। हाँ मनीषा बेटी, ये डायग्राम बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी डायग्राम है, बच्चों का नंबर खा जाता है। नया देखना है, कुछ भी हो जाए देख तो तुम्हें नहीं एनसीईआरटी जानी है। और जो भी एनसीईआरटी में नहीं है, जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाहर से क्वेश्चन आएगा, कम ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आ जाएंगे मैक्सिमम एनसीईआरटी से ही लाएंगे, ज्यादा परेशान ना हो। चलो देख बेटा, FNM, उसके बाद आयरन सल्फेट, तो को याद करना पड़ेगा, इसको ट्रिक नहीं है मेरे पास। इसके बाद इसको यूबिक्विनोन लेते हैं जो कि मोबाइल कैरियर है ना। यूबिक्विनोन यू के है और ये मीडियम से H2 भी मॉलिक्यूल ले लेता है, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करता जा रहा है। अब बस अटेंशन पे कर देना, इसमें और कुछ नहीं, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। अब तुमने ABCD तो पढ़ा ही है, तो देखो इलेक्ट्रॉन किसके पास गया है, पहले B के पास गया, फिर आयरन सल्फेट के पास C के पास गया। तो जब तुम यहाँ पढ़ोगे ना थ्योरी, तो थ्योरी में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से लिखा हुआ है, ठीक है। बस डायग्राम को ट्रेस करते हुए चलना, फिर तुमको थ्योरी समझ में आने लग जाएगी। पढ़ा दूं क्या स्टोरी, पढ़ाऊं क्या? पढ़ाऊं क्या? जल्दी बता। चल ठीक है पढ़ ले। The following steps in the respiratory process are to release and utilize energy stored in the NADH2 and FADH2। ये सारे प्रोसेस इसलिए है ताकि इनमें जो एनर्जी है ना, इसको तोड़ फोड़ के अपन निकाल ले। This is accomplished when they are oxidized through electron transporting। तभी होगा जब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। बेटा जहाँ ऑक्सीडाइज लिखा ध्यान रखना, रिडक्शन नहीं है। Passes on to oxygen, electron transport chain and the electron are passed on to the oxygen। तो फाइनल ये लिख ले, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? कौन ऐसे जब भी पाएगा इलेक्ट्रॉन को? ऑक्सीजन। जब तुम सांसें भरते हो ना, वो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ने के लिए, ताकि अल्टीमेटली एनर्जी बन जाए। और ऑक्सीजन खुद चेंज हो जाता है पानी में, हाइड्रोजन भी ले लेता है नहीं सबसे पहले, तो जल बन जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। The metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is electron transport system, and it is present in the inner mitochondrial membrane। लिखा हुआ है वैसे inner mitochondria, inter नहीं है inner है। Electrons from NADH, देख NADH लिख देगा, NADH पॉजिटिव लिख देगा और NADH2 लिख देगा। बेटा एक ही बात है, बस ये देख लो D लिखा है, NADP नहीं लिखा है। P वाला फोटोसिंथेसिस पे था, P से फोटोसिंथेसिस, ये सब DH है, ठीक है। इसी को मैं S पॉजिटिव भी कह सकती हूँ और इसको मैं NADH2 भी कह सकती हूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, हायर ग्रेड में समझ आएगा ऐसे क्यों है। अभी इतना ही है ना, तो इतना में खुश रहो। प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑक्सीडाइज। ये बता रहे सिट्रिक एसिड साइकिल के टाइम पे, सिट्रिक एसिड साइकिल कौन सी थी? TCA के टाइम पे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑक्सीडाइज होता है बाय एन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम का नाम लिखा है इन्होंने, उसी को हम कॉम्प्लेक्स 1 कहते हैं। एंजाइम का नाम ही बेसिकली कॉम्प्लेक्स 1 इज नथिंग बट एन एंजाइम इटसेल्फ, एंड द इलेक्ट्रॉन आर देन ट्रांसफर्ड टू यूबिक्विनोन। देखो इसने सारे स्टेप खा लिया ना, इस जगह सीधे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है यूबिक्विनोन को, तो पहले कॉम्प्लेक्स से जाता है, उसके बाद ही यूबिक्विनोन के पास जाता है। समझ आई बात? ये वाला Yes, ma'am. बेटा यूबिक्विनोन कहाँ पड़ा है? लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा है ना बेटा, है ना। Yes, तो ma'am. मैं इस बात को यहाँ अंडरलाइन कर लेती हूँ कि भाई उसके अंदर ही पड़ा है, क्योंकि तब नीट में क्वेश्चन आएगा ना तो एकदम से क्लिक नहीं करेगा। यूबिक्विनोन आल्सो रिसीव रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अब देखो एक यूबिक्विनोन ने यहाँ पर काम करा ना, दूसरा यूबिक्विनोन ना अभी इस वाले स्टेप की बात कर रहा है, ये बी वाले स्टेप की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे जो दीदी है ना वो बी स्टेप की बात कर रही है, और यहाँ पे दीदी किसकी बात कर रही है? ई स्टेप। और मैं यहाँ पे ए और बी लिख देती हूँ, ठीक है। देखा अभी कह रहे हैं कि जो यूबिक्विनोन है ना, वो इलेक्ट्रॉन किससे लेता है? FADH2 से भी लेता है, ठीक। लिख दिया FADH2, कंफ्यूजन रहती है तो, राइट। और फिर उसको किसके पास लेके आ रहा है? कॉम्प्लेक्स 3। तो बेटा कॉम्प्लेक्स 3 का क्या नाम है कि वो कॉम्प्लेक्स 1 से भी लेकर आ रहा है यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को, और ये कॉम्प्लेक्स 2 से भी लेकर आ रहा है यूबिक्विनोन के साथ इलेक्ट्रॉन को। समझ आया? Yes, ma'am. दोनों इस तरफ आ रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है बेटा और एक यहाँ से आ रहा है, राइट। आगे चलते हैं, कहाँ हाँ
Ubiquinol also receive reducing equivalent by FADH2 that is generated during oxidation of succinate to the 6-3 cycle. अरे वही कह रहा है यार जो बोला मैंने. The reduced ubiquinol reduce हो गया ना, ubiquinol हाइड्रोजन आयन इसके ऊपर लग गया, reduce हो गया, H2 लग गया ना, खा लिया तो हाइड्रोजन लेने से reduce होते हो. अब इसको ubiquinol कहेंगे. बड़ा मतलब बहुत स्पेसिफिक टाइप की बात बोल रही है, इसको ना पॉज लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करना पड़ेगा कि इतनी देर से क्या बोल रहे थे, यूबिक्विनोन यूबिक्विनोन, है ना. तो हम लिख देंगे कि जब भी मैं यू क्यू लिखूंगी दैट इज यूबिक्विनोन, लेकिन जैसे ही मैंने उसके आगे हाइड्रोजन आया नाम बदल दिए. ये वही दोस्त है, पैसे आने के बाद हमें भूल जाएंगे, है ना, खुद मोमोज खाने चले गए. यूबी वही नॉल, कौन हो तुम, नॉल कुछ नहीं हो. Is then oxidized with the transfer of, अब ये फिर से ऑक्सीडाइज होगा, छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन with the transfer of electron to cytochrome C. देख इसने क्या किया कमक्तों ने, इन्होंने ना बीच का स्टेप खा लिया. इन्होंने कहा कि ये यूबिक्विनोन ये वाला 1 वाला और 2 वाला, ये दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे साइटोक्रोम C को. उसको देने से पहले ये पहले देंगे साइटोक्रोम B को, उससे आयरन सल्फेट कॉम्प्लेक्स पे जाएगा, फिर साइटोक्रोम C1 पे जाएगा. समझ आया? एनसीईआरटी को लाइन खा जाता है. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It transferred by cytochrome BC1 complex. Complex का नाम इसमें ओवरऑल बोलते हैं, ठीक है. Now cytochrome C, ये रहा cytochrome C, important है cytochrome C, इसको ऐसे डब्बा बना देते हैं. Cytochrome C is a small protein. बेटा क्या है बाबला? प्रोटीन. Small protein. असली ये बात है, प्रोटीन attached to the outer surface of the inner membrane. हो देखो यूबिक्विनोन कहा था, located Inner membrane. Inner membrane. with an inner membrane, है ना. और ये साइटोक्रोम सी के लिए क्या बोल रहे हैं, Outer surface of inner membrane. डायरेक्ट इनर मेम्ब्रेन तो यही खत्म होते हैं ना, उसके आउटर सरफेस में लगा है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसकी, अंडरलाइन करो इसको यार, ये तो 4 नंबर खा जाएगा तुम्हारे. Yes, ma'am. इट इज अ मोबाइल कैरियर. वैसे यूबिक्विनोन इज आल्सो मोबाइल कैरियर, पर ये मोबाइल कैरियर उड़ के जा रहा है. ये तो सती उड़ के गया. मैं लिख देते हैं साइड को, ये बड़ी सही चीज लग रहा है, लिख देते हैं आप. ये मोबाइल हूं मैं, मोबाइल कैरियर. दूसरा पॉइंट भी लिख देते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं है, ओ आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है. आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं है ये जो आधे बच्चे हैं ना जो खा पी के बैठे हैं बहुत ज्यादा पराठे, तो आउटर साइड ऑफ इनर मेम्ब्रेन है. क्लियर? Yes, ma'am. तो आधी नींद में होंगे तो आधा सुनेगा आउटर मेम्ब्रेन ही होगा. अच्छा आते मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. किसके बीच में प्रेजेंट है, बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. ये एक लाइन बन सकती है नीट की, सीधा सीधा क्वेश्चन. 3 के 4 के बीच में प्रेजेंट है. साइटोक्रोम रेफर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, नाम लिखा है इसका, कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग साइटोक्रोम्स A and 3. साइटोक्रोम कौन से है इसके पास, साइटोक्रोम A है इसके पास, और साइटोक्रोम A1 A3 तो है, A and A3 है. तो फिर एक है कॉपर, इसके पास कॉपर एट द सेंटर होता है, तो कॉपर सेंटर्स होते हैं इसके पास, ये अंडरलाइन करो. ये इतना पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके पास 2 कॉपर है, देखो कॉपर A है यहाँ पर और एक कॉपर B है, तो इस एक कॉम्प्लेक्स के पास क्या है, 2 कॉपर, ठीक है. और साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 है. समझ आया? Yeah, ma'am. ठीक है बेटा जी. When the electron passes from one carrier to another, जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे जाता है, between 1 and 4, 5 नहीं, 5 पे नहीं गई. In the electron transport chain, they are coupled with ATP synthase. तो ये सारे इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली एटीपी सिंथेस के पास जाएंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर 5. देखो एनसीईआरटी में डायग्राम में कॉम्प्लेक्स 5 नहीं देता, लेकिन यहाँ देता है. अब हाइड्रोजन एंड कहाँ इकट्ठे हो रहे थे, हाँ कर रहा है हाइड्रोजन इधर जा रहा है, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन इकट्ठे हो रहे हैं ना, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चार्ज क्या रह जाएगा आपको, पॉजिटिव. दिख रहा है डायग्राम में? Yes, ma'am. यही हम करने की कोशिश कर रहे थे. फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड एटीपीएच एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल. ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, देखो यहाँ लिखा है एक NADH से कितना मिलेगा, देखो 3 एटीपी के मॉलिक्यूल. एफएडीएच से कितना मिलेगा, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल. Aerobic respiration take place only in the presence of oxygen. The role of oxygen is limited to the terminal stage of the process. अभी तक ऑक्सीजन का रोल नहीं बताया ना मैंने, अभी तक आया नहीं साइकिल में. तो कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन उसका रोल बहुत लिमिटेड है. ये पूरी चेन के एंड में जाकर आई, बीच में नहीं आती.
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसलिए बहुत लेकिन जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई ना तो ये साइकिल ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन करती क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है और दूसरा क्या करती है बेटा, ये रिमूव कर देती है हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। हाइड्रोजन को वो अपने पास रख लेती है और वाटर में चेंज हो जाती है। ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये नीट की लाइन है। देखो एंड में जाते 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 जो हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ आते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके पास आएगा, ऑक्सीजन के पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आ गया, एनर्जी आ गई, तो वो मीडियम से दो हाइड्रोजन आयन लेती है और फाइनली वाटर में चेंज हो जाती है। कौन से कॉम्प्लेक्स ने ये करा है, किस कॉम्प्लेक्स के पास हुआ है, 4 के पास, 4 के पास। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को शांत कर दिया, हाइड्रोजन आयन को शांत कर दिया, राइट। फालतू इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो दिक्कत देगा, इसका काम हो गया। अब बस एटीपी बनना रहता है, और एटीपी ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत हाइड्रोजन आयन है। और जब बहुत हाइड्रोजन आयन होते हैं वो F0 F1 पार्टिकल से मूव करते हैं बाहर की तरफ, और उसके बदले में एटीपी फॉर्मेशन होती है, ये लिखा है। Unlike photophosphorization, where it is the light energy that is utilized for the production of proton gradient required for phosphorylation, especially the energy of ये कह रहे हैं कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन था कि सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट की मदद से आप एडीपी के ऊपर एटीपी, एक फॉस्फेट ऐड कर रहे हो जिससे एटीपी बन रहा है, उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, मतलब फॉस्फेट ऐड करा। कह रहे जो आप ये प्रोसेस करते थे ना एटीपी बनाने का, इसमें आपको सनलाइट चाहिए थी, लेकिन जो अभी माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस है ना उसमें सनलाइट नहीं है, वो जो चीजों का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है ना ऊपर, उसी की मदद से कर लेते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लिया, उससे जो एनर्जी निकली ना उसी की मदद से एटीपी बना ले, समझ आया? यो मैम, ये इनका कंपैरिजन है, ये पता होना चाहिए। इट इज दिस फॉर दिस रीजन द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, कि फॉस्फेट ऐड हो गया, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ऑक्सीजन से याद कर लो यार, ऑक्सीजन की मदद से फॉस्फेट ऐड होके एटीपी बन गया, लास्ट में ऑक्सीजन ही तो चल रहा है, याद रखिएगा। Now, you have already studied about the mechanism of membrane-linked ATP synthesis. This is chemoosmotic hypothesis. अब पढ़ना समझ आएगी बढ़िया से। The energy released during the electron. यहाँ पे इस डायग्राम में ना थोड़ा सा झोल है, इसको देख लेते हैं। अरे 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 कहाँ कहाँ रहा है भाई? कहाँ गया? Transport system is utilizing synthesis ATP with the help of ATP synthase. Complex 5. Complex 5 इसका नाम यहाँ पर है। Generally हम इसको क्या बुलाते हैं? Oxysome. बोल बच्चा ना। This complex consists of two major component F0 F1 particle. बेटा F0 नहीं F1 है जिसका ATP synthesis का काम है। F1 is the enzymatic, ये है एंजाइम। अरे देखो बाहर लटका हुआ मिलेगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया हम क्लोरोप्लास्ट पढ़ रहे थे ना बेटा, तब भी अगर तुमने देखा था तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा पार्टिकल होता था? F0। और स्ट्रोमा की तरफ कौन था? F1। तो दिस वाज टुवर्ड्स द स्ट्रोमा और F0 था इन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर भी देख ले, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कौन बैठा है? छुपके F0, और बाहर की तरफ मैट्रिक्स की तरफ कौन है? F1। F1 दिख रहा है? हेलो, यस मैम। मुझे चपेड़े खा लोगे तो तुम। अबे समझ आया तुमको? यस मैम। Okay, बेटा. This complex consists of two major components. F1 headpiece is a बेटा अगर तुमको थोड़ा सा सेल याद है, मैंने बोलता कुछ प्रोटीन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, किसी की जिसकी भी मेम्ब्रेन है यार, सबकी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही तो बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो होती है। तो बेटा जो प्रोटीन F0 बाहर की तरफ लगा है ना, तो कैसा प्रोटीन होते हैं ये? हाइड्रोफोबिक। अरे ओ पेरिफेरल हाइड्रोफोबिक की बच्ची। और जो प्रोटीन अंदर की तरफ होते हैं वो होते हैं क्या? हाइड्रोफोबिक। बेटा प्रोटीन के नेमिंग की बात कर रही हूँ मैं, इंटीग्रल। और दो लाइन यहाँ लिखी है, देख हो यहाँ होगी। F0 is peripheral membrane protein. It's a protein. F0 is a protein. Protein is enzyme है, proteinaceous ही होगा, लेकिन पेरिफेरल प्रोटीन है। और ये F0 वाला कौन सा है? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन है ना, इग्नोर हो जाती है बात, ध्यान देने का।
Yes, ये लोग F0 is an integral protein complex that form the channel through which proton crosses the inner membrane. The passage ये जगह बनाता है ना जैसे हाइड्रोजन आयन जाएंगे, प्रोटॉन इज हाइड्रोजन आयन, लिख देती हूँ अगर नहीं पता तो. The passage of proton through the channel is coupled with the catalytic site of F0. Catalytic site किसके पास है? F0 के पास. मैंने बोला यही एंजाइमेटिक है. ATP बनेगा. For each ATP produced, अगर एक ATP बनाना है तो 4 हाइड्रोजन आयन को वहां से निकालना पड़ेगा. ठीक, डायग्राम में 2 हाइड्रोजन आयन लिखा है, ठीक है, तो लेकिन एनसीईआरटी में क्या बोल रहे हैं, कितने निकालने? 4 हाइड्रोजन. बस इन्हीं हरकतों से ना मेरे को फिर ऐसे गुस्सा सा आता है लोगों के ऊपर कि ऐसे क्यों करते हैं ये हमारी आते. For each ATP produced, 4 hydrogen ion passes from this. हाँ बेटा बोल, तू बोल रही. हाइड्रोजन आयन बेटा दोनों की बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं है. क्या मैम जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें 2H आएंगे. देखनी नहीं है वो ओल्ड एनसीईआरटी, नहीं देखनी है. हाईलाइट करने वाला अरे है ना, होगा. अरे क्या बात कर रही हो दोनों, हो गई तो बताओ, मैं भी बोल लूं. मैम बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी में 2H पॉजिटिव के बारे में बेटा बताया है. ओल्ड एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं पता, क्या? नहीं पढ़ता. अरे चुप हो, दोनों चुप हो जाओ. नई एनसीईआरटी में यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन लिखा है जिससे एक एटीपी बनता दिख रहा है, लेकिन थ्योरी में 4 हाइड्रोजन आयन बोल रहा है वो. ठीक है यस मैम. जी. अगर तो डायग्राम क्या करोगे, ये पढ़ के तो आएगा. अगर डायग्राम आया तो बेटा यहाँ तो 2 बोलेगी, लेकिन अगर थ्योरी का क्वेश्चन आया ना कोई डायग्राम नहीं आया तो यही बोलेगी 4 हाइड्रोजन आयन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 1 एटीपी. हमारी थ्योरी में भी 2 हाइड्रोजन ही लिखा है. मैम ये बोल रही हूँ. बेटा एनसीईआरटी न्यू है या ओल्ड है? तो मैं क्या बोल रही हूँ, न्यू में लिखा है 4 ना, तो क्या बोलेगी बेटा तू? 4. यस मैम. बस ये बोल. न्यू एनसीईआरटी बेटा, न्यू एनसीईआरटी इज मस्ट. ना आप ओल्ड एनसीईआरटी क्यों लेके बैठे हो ना, प्लीज न्यू एनसीईआरटी ले लो यार. मतलब सीरियसली एक एनसीईआरटी ले लो यार, उसका नुकसान नहीं होगा, है ना. मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, बाकी चलो तुम्हारी मर्जी है. एक एनसीईआरटी ले लो क्योंकि अभी तुम्हारे पेपर रहते हैं, सारे नई एनसीईआरटी का डेटा मांगेंगे तो छोटी छोटी जगहों पे गलती हो जाएगी. चलो 4 हाइड्रोजन आयन और एक एटीपी को याद रखोगे. ठीक है, ये हम एक बात. आओ 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 इधर आओ, क्या पढ़ा रहे थे. एटीपी बन गया. यस मैम बन गया. बस यही कर रहे थे हम रेस्पिरेशन में, इतना ही रेस्पिरेशन है. फिर आता है रेस्पिरेटरी शीट. बहुत अच्छे से ये इससे पूछते हैं क्वेश्चन. ठीक है, पहले एक बार ना थोड़ा सा कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं. अभी टाइम है ना हमारे पास. यस मैम. बस बेटा सुनो, फिर एकदम मजेदार गजल सुनो. It is possible to make calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized. But in reality, ये theoretical exercise है. ये हम बड़े स्पेसिफिकली बोलो ना, एक एटीपी बना 2 एटीपी बने. अबे रियलिटी में अलग होता है, ये गड़बड़ी है बहुत जगह पे. तुमको रियलिटी में नहीं देना, तुमको इतने डेटा पे रहना है. तो देख लेते हैं. This is a sequential orderly pathway with one substrate forming the next and with glycolysis, TCA cycle and ETS pathway following one after the another. ये क्या कह रहे हैं, ये जितनी साइकिल तुमने करी कौन कौन से साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल एंड टीसीए का जो प्रोसेस है, ये सब के सब क्या है, सीक्वेंशियल है. एक के बाद एक हो रहे हैं, ऑर्डर में चल रहे हैं. ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डरली, 2 वर्ड याद रखने हैं. NADH सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस में जो NADH बना था वो ट्रांसफर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में और उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो जाती है. यही हुआ ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है, वर्ड याद रखें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. यही हुआ था. NADH को तोड़ा हमने. None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other product. बेटा जो इतने टाइम से तुम कर रहे हो, पायरुवेट बना, एसिटाइल कोएंजाइम बना, सब कुछ ग्लाइकोलिसिस से टीसीए साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है. बीच में कोई और तो नहीं गया ना, कहीं पे कोई गायब तो नहीं हुआ ना. नो मैम, नो. थ्योरेटिकली हम कहते हैं गायब नहीं हुआ, लेकिन रियल लाइफ में गायब हो जाते हैं इसके प्रोडक्ट, भाग जाते हैं. पायरुवेट कहीं चला जाता है, एसिटाइल कोएंजाइम में कहीं और चला जाता है यूज होने के लिए. ठीक है, ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रिस्पायर्ड. इसमें हमने कहा कि सिर्फ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन दिखाई है मैंने तुमको. मैंने अल्टरनेट तो नहीं दिखाया ना, लेकिन अल्टरनेट होते हैं. तो आपको जो इसमें पढ़ा है ना उसका दे रहा है. दिस कैलकुलेशन कैन बी मेड. कुछ सर्टेन अजम्पशन के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ. ठीक है, बट दिस काइंड ऑफ assumption नॉट रियली वैलिड. एक्चुअल में वैलिड नहीं है लिविंग लाइफ पे. ऐसे नहीं होता लिविंग सिस्टम में. ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली. सब साइमल्टेनियसली चल रहा है. ऐसा नहीं है कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगी फिर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होगा ना. क्रेब्स साइकिल अपना चल रहा है, ग्लाइकोलिसिस अपनी चल रही है, ईटीएस अपनी चल रही है.
ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट जरूर है कहीं ना कहीं, लेकिन साथ साथ चल रहे होते हैं, दे वर्क साइमल्टेनियसली। तो ये याद रखेंगे, ऑल पाथवे वर्क साइमल्टेनियसली, अंडरलाइन करो, एंड डू नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर, ठीक है, भले खाना लगे किसी को, अंडरलाइन कर लो। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवे एंड आर विड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी, ठीक है, कोई भी सबस्ट्रेट आइटम कभी कभी बीच में चला जाता है, वो साइकिल रह भी जाती है, पीसीए चल रही है, बीच में से चला गया सक्सेसिव, साइकिल उठ जाएगी, तो दूसरी साइकिल चल जाएगी जब अगला मॉलिक्यूल आएगा। एटीपी इज यूटिलाइज एंड व्हेन नीडेड, एटीपी बनता भी है और एटीपी यूटिलाइज भी होता रहता है। एंजाइमेटिक रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल मीन, कौन से एंजाइम कब काम करेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस है ये, तुमको भी नहीं पता। Yet it is useful to do this exercise to appreciate the beauty of efficiency. तुमको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि तुम अप्रिशिएट करो, लास्ट का जो टोटल है वो समझ नहीं आएगा, कभी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा एग्जैक्टली कि कहाँ पे एग्जैक्टली कितनी एटीपी बनी, बीच में तुमने बहुत जगह पे लूप छोड़ दिया ना। अगर हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, हमने ये तो नहीं बोला ना एग्जैक्टली कितनी एटीपी बनी, राइट, तो इसलिए ये सीधा बोल रहा है तुमको, नेट गेन ऑफ 38 एटीपी अकर ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ए ग्लूकोज, मतलब कि C6H12O6, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटेगा 6CO2 प्लस 12H2O, यही हुआ इसका मतलब प्लस एनर्जी, कितनी एनर्जी निकली है 38 एटीपी, यही कह रहा है बस बेटा, याद कर लेना। वो पता है क्या भेजते हैं आपको 36 एटीपी भेजते हैं आंसर में ना, तो वहां कंफ्यूजन रहती है। तुम्हारी क्लियर है ना, एनसीईआरटी में 38 लिखा है, तो हाथ में 38। लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन, ओह बेटा, और फर्मेंटेशन रहता है मेरा, और पूछा ना मुझे आ गया, रुको क्या बोल जाती है अभी, तुम भी याद नहीं लगाते यार बेटा। देख, हमने तो ग्लूकोज को पूरा तहस नहस कर दिया, ठीक है, जरूरी थोड़ी है। ये देख, ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उससे फास्फोरिक एसिड, फॉस्फेनोल, पायरुवेट, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड सब में बनता है, मेरे में बना, बैक्टीरिया में बना, और मेरी वो मसल, जैसे मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो मेरी बाजू की जो मसल है उसमें भी बना पायरुविक एसिड, क्योंकि साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रहा है, सब में होता है। अब उसके बाद आगे का प्रोसेस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, बैक्टीरिया के पास तो है नहीं, यस मैम, बैक्टीरियल सेल के पास है नहीं, तो उसके लिए इसलिए क्या होता है, इन दैट केस जो पायरुविक एसिड है वो चेंज हो जाता है इन इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखियो, बैक्टीरिया या फिर यीस्ट जब अपना खाना तोड़ेंगे एफिशिएंसी कम होती है, ग्लाइकोलाइसिस तो उनमें भी होगी, लेकिन जब वो पायरुवेट के साथ डील करेंगे तो लास्ट में वो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, दारू बनाया। समझ तो यीस्ट से तो दारू बनती है ना, देखिए तो है ना, तो यीस्ट ने ये किया, दारू बनाई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, एक एनर्जी इसमें यूज हो, याद रखना NADH प्लस H पॉजिटिव। सिमिलरली क्या होता है, अगर मेरी मसल्स है वो एक्सरसाइज ज्यादा कर लेती है तो ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई तो अवेलेबल नहीं होती, तो पायरुवेट तक तो बनता है, क्योंकि देख हमें चाहिए ना एनर्जी, तो ग्लूकोज तो टूटेगा मेरी मसल्स में, पायरुवेट तक तो बनेगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि क्रैब साइकिल वगैरह चले। उस केस में क्या होता है, पायरुवेट डायरेक्टली चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, क्या उसके बाद क्या होता है, NADH प्लस H पॉजिटिव भी एक यूज हो जाता है इस प्रोसेस में, बदले में यहाँ पे एनर्जी निकलती है जो ये बनाते नहीं है, निकलती है यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन एनर्जी का अमाउंट कैसा होता है, बहुत लो, पर एक क्विक एनर्जी होती है, जल्दी से मिल जाती है, समझे। यस मैम, इसलिए देख हमारी बॉडी में 38 एटीपी बन रहे हैं मेरे को, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल से 38 एटीपी, बैक्टीरिया को इतने कम मिलते हैं, इस वजह से ना बैक्टीरिया इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं बना, उसके सेल के पास इतनी एनर्जी नहीं है ना कि वो मल्टी सेलुलर बने, समझ आया। यस मैम, यस मैम, याद क्या रखेगी गुड़िया, ये NADH वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, और इनके एंजाइम्स, एंजाइम यहाँ लिखे हैं, देख लोगे ना, यस मैम, ठीक है, आगे चलते एक बार कंपेयर करा देती हूँ ना वहाँ पे, क्लास खत्म हो जाएगी तुम्हारी। कहाँ गया, हाँ ये रहा, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है प्लांट फिजियोलॉजी की, अगर समझ आए तो, समझ नहीं आती ना तो पागल कर देती है, भूत बना देती है। लेट अस कंपेयर फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, कर लेते हैं कंपेयर तो पूरा। हाँ बेटा बोल, मैम रिपीट कर दोगे कौन सा वाला बेटा, जो आपने अभी बताया, फर्मेंटेशन का। यो मैम, क्लास के बाद एक 5 मिनट रुक जाइए, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है, अभी यो मैम, आज ही सुन ले। फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, बेटा फर्मेंटेशन पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, और ये सेम वर्ड यूज करते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस के साथ, ग्लाइकोलाइसिस इज आल्सो पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, पर एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रियल यूज हुआ है, वो कंप्लीट डिग्रेडेशन होती है और एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलता है। पहला फर्मेंटेशन, देयर इज अ नेट गेन ऑफ ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, बेटा फर्मेंटेशन से सिर्फ 2 एटीपी बने,
राइट, एक एक ग्लूकोज से, लेकिन यहाँ पर मैनी मोर एटीपी बने एरोबिक रेस्पिरेशन में। टोटल कितने एटीपी दिखाए थे मैंने? 38 NADH is oxidized to NAD positive rather slowly in fermentation। देखो जो NAD पॉजिटिव बना ना वो बहुत स्लोली बनता है फर्मेंटेशन में, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जब कभी भी मतलब NADH यूज होता है तो ये रिएक्शन बहुत विग्रस होता है हमारे केस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट स्टेट पे जब ब्रेक हो रहा है ना तो बहुत जल्दी जल्दी ब्रेक हो रहा है, लेकिन फर्मेंटेशन में प्रोसेस स्लो हो रहा है। Yes, ma'am. एम्फिगोनल पाथवे का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे। अब एम्फिगोनल पाथवे बोलेंगे ग्लूकोज इज अ फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में अपन ग्लूकोज को प्रेफर करते हैं। ऑल कार्बोहाइड्रेट आर यूजुअली फर्स्ट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज। सारे कार्ब को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। अदर सबस्ट्रेट को भी रेस्पिरेशन में यूज कर सकते हैं, बट दे डू नॉट एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। यूज कर सकते हैं लेकिन पहले ग्लाइकोलाइसिस हम प्रेफर कार्बोहाइड्रेट से ही करेंगे। फैट वुड नीड टू बी ब्रोकन डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फर्स्ट। जैसे देख मैं ग्लूकोज को तो डायरेक्टली ग्लाइकोलाइसिस में डाल सकती हूँ ना, फैट्स को मैंने पहले फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ना पड़ेगा, फिर वो हमारी एनर्जी साइकिल में ऐड हो सकते हैं। ये वाली बात मैं तुमको यहाँ दिखाती हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? Yo, ma'am. देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट का क्या है? कोई भी कार्बोहाइड्रेट है हम उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को ही हम यूज करते हैं। देखो ये सारी की सारी आपको क्या दिखा रहा है यहाँ तक? ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, और उसके बाद नीचे क्या दिखा रहा है? Krebs cycle. कार्बोहाइड्रेट तो डायरेक्टली जा सकता है, ठीक है। फैट के साथ कैसे? फैट नहीं जा सकता सीधा, पहले वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में चेंज होगा, फिर वो दो स्टेप पे किया करता, दो स्टेप पे एंटर कर सकते हैं। या तो वो चेंज हो जाए इधर धप्पा में DHAP, ठीक है, और DHAP की फॉर्म में वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो जाए, या फिर वो डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज हो और उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाए। समझ आई? तो ग्लाइकोलाइसिस में भी बीच में घुस सकता है, क्रेब्स साइकिल में भी बीच में मतलब एसिटाइल कोएंजाइम के पॉइंट पे घुस सकता है, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्टली इनसे ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट नहीं होगी। समझ आया बेटा? Yes, ma'am. प्रोटीन भी अमीनो एसिड में टूटेंगे, अब वो भी पायरुविक एसिड की फॉर्म में एंटर हो सकते हैं। और भी जगह होता है पर एनसीईआरटी दिखाती नहीं तो मैं बोलूंगी, ठीक है जी। तो बस ये बता रही है इसलिए कार्बोहाइड्रेट को प्रेफर किया जाता है। क्लियर? Yo, ma'am. रेस्पिरेटरी कॉटन का मतलब क्या है? बार बार पूछते हैं क्या कंज्यूम क्या इवॉल्व। बेटा वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। तुमने क्या इवॉल्व किया? देखो तुमने कितना लेक्चर में सुना ये मैटर ज्यादा करेगा, या तुम कितना उसको समझा पाओगे किसी और को, वो ज्यादा बताएगा कि तुम्हें कितनी नॉलेज है। तुम किस बुक का समझा पाएंगे? जितना समझा पाओगे, हाँ जितना तुम इवॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो तुम जितना भी कंज्यूम करते हो अपनी पूरी जिंदगी में, 1 साल से तुम पढ़ ही रहे हो, 1 साल से तुमने कितना भी कंज्यूम किया, उससे ज्यादा उसका वजन तो ज्यादा ही होगा ना हमेशा। जिसका वजन होता है वो नीचे होता है हमेशा, और जो तुम बोल रहे हो तो वो बाहर की तरफ बोल रहे हो तो वो इवॉल्व हो गया। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो उसको कि जो हमने कंज्यूम किया, मतलब जो भी हमने ज्ञान लिया वो भारी था ना, इसलिए उसको हम लोग लाइन में नीचे रखेंगे कंज्यूम। और कंज्यूम हमें पता है कि गैस में हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? इवॉल्व। दैट विल बी RQ, रेस्पिरेटरी क्वार्टर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वार्टर द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वार्टर, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही होती है इवॉल्व को किस पे लिखना है और कंज्यूम को कहाँ लिखना है। तो याद रखना कि जो तुमने कंज्यूम किया पूरे साल वो भारी है, वो नीचे रखेंगे, ओके। करनी है सीधी वैल्यू, लिटरली सीधी वैल्यू करनी है, दिमाग लगाना। कार्बोहाइड्रेट का कितना दिया आपको? हवा में पड़ के आते तुम्हें बन दिया बेटा, देख देखो देख दिया। क्योंकि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है ना उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है। नीचे देख, नीचे फैटी एसिड आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन, RQ इज लेस देन 1। फैटी एसिड को कितना दिया? फैट का लेस देन 1। Yes, ma'am. फैटी एसिड में स्पेशली मेंशन करा है ट्राई पैल्मिटिन, है ना। ट्राई पैल्मिटिन का कितना दिया? 0.7. 0.7. ट्राई पैल्मिटिन, ये पूछते हैं ट्राई पैल्मिटिन का कितना है? 0.17 ना, कम है एक से कम ही है क्योंकि फैट नीचे आ जाते हैं। प्रोटीन और रेस्पिरेटरी सबसे रेशियो वुड बी अबाउट 0.9। तो प्रोटीन का कितना? 0.9. सीधा क्वेश्चन आएगा,
सीधा सीधा देख लेना, PYQ में निकाल दो, सीधा क्वेश्चन। Yes, ma'am. डेफिनेशन इससे और एक फॉर्मूला से, 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे, और तो बनते ही नहीं। Yo, ma'am. That's it. But important to recognize is that in living organism, respiratory substrate are often more than one. Pure protein and fats are never used as respiratory substrate. देखो pure protein and fat तुमने अभी देखा है, तुम नहीं यूज करते respiratory substrate की तरह, वो पहले चेंज होते हैं अमीनो एसिड में या फिर फैटी एसिड में, ठीक है? Yes, ma'am. बट Yo, ma'am. बचत को लो तो नहीं है। Yes, ma'am. मैं एनसीईआरटी देख लीजिए, उसमें ज्यादा अच्छी लाइन आता है। हाँ, रेस्पिरेशन एंडोगोनिक रिएक्शन है, एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एनर्जी रिलीज हो रही है या पेन खींच रहा है? रिलीज हो रही है ना, तो क्या बोलूंगी इसको? एंड देखूंगी मैं, एक्सर्गोनिक, ठीक है? एंड देखते हैं मुझे। एम्फीबोलिक है ये, इसमें चीजें बनती भी है टूटती भी है, तो एम्फीबोलिक का मतलब होता है चीजें बनना भी और टूटना भी, ठीक है? Yeah. यानी कि इसमें बोथ कैटाबोलिज्म प्लस, तुमने देखा ना कहीं एटीपी बन रही है कहीं पे टूट रही है, तो कैटाबोलिज्म प्लस एनाबोलिज्म होता है, इसलिए हम इसको एम्फीबोलिक कहते हैं। Yes, तो ma'am. मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनाबोलिक, कैटाबोलिक? कैटाबोलिक मतलब ब्रेक डाउन, फोटोसिंथेसिस में तोड़ते हो जोड़ते हो? जोड़ते तो कैसा होगा फोटोसिंथेसिस? एनाबोलिक। Anabolic. के ऊपर लिख खोल के फटाफट, फोटोसिंथेसिस एनर्जी चाहिए तुमको करने के लिए या तुम बनाते हो एनर्जी फोटोसिंथेसिस? बेटा तुम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बना रहे हो, ठीक है? और अगर तुम कोई खाना बना रहे हो तो तुमको एनर्जी चाहिए, एंडोगोनिक। एक स्टेप नहीं पूछ रहा, ओवरऑल रिएक्शन पूछ रहा, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में एनर्जी चाहिए होती है ताकि ग्लूकोज बने, ठीक है जी? इसको हमें इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन, सो ऑक्सीडो रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है? इसमें फिजिकल केमिकल चेंज दोनों होते हैं, तो एनसीटी ये PYQ आया हुआ है, फिजियो केमिकल प्रोसेस कहते हैं, इन दोनों की बेसिक लाइंस, ठीक है? ठीक है बेटा, अब सबको हो गया, आप जा सकते हो। बेटा जिसका वो रहता था फर्मेंटेशन वाला, बेटा रुक जा मैं तेरे को समझा दूं। Yo, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. कल क्या पढ़ना है हमने बेटा? अबे कल क्या पढ़ना है? अरे कल संडे है, नहीं कल सैटरडे है, क्या पढ़ना है? एक तो इनको खुद ही नहीं पता होता। मैम आपने आज तो फैमिलीज बोली थी और जो बच गया था प्रोटिस्ट और फंजाई वो करना होगा। तो आज था बॉटनी की रिवीजन, ठीक है? तो कोई चैप्टर नहीं था, मैंने उसकी जगह पे ये रिवाइज करा, ठीक है? अब मेरे को बता कल का टॉपिक क्या लिखा है? चल अब अभी उसी हिसाब से रही नहीं बताइए नहीं। हाँ बायोटेक के कितने दिन दिखाए हैं? बायोटेक के 2 दिन बायोटेक के ना, ठीक है बेटा? ठीक है, तो आपका काम बस यही है कि इसके क्वेश्चंस लगा लेना एंड आप रिवाइज करके आना। अब आप रिवाइज करके आना प्लांट किंगडम, ओके? यस मैम। ठीक है, देख बेटा फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंट में काम करना। तो चाहे बैक्टीरिया है या फिर जैसे तू एक्सरसाइज कर रही है तो तेरी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये जो चार्ट है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर। ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, तो ग्लाइकोलाइसिस में लिख सकती हूँ ग्लाइकोलाइसिस इज अ एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है? और ओनली ऑक्सीजन का एसिड, राइट? तो ग्लूकोज से ये सारा प्रोसेस हो जाएगा और अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बन जाएगा, ठीक है? बन गया पायरुविक एसिड, बढ़िया। लेकिन अब इन द केस ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो ये है मेरा बैक्टीरिया एंड यीस्ट। बेटा बैक्टीरिया एंड यीस्ट में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोबिक की कंडीशन बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उनके केस में वो क्या करते हैं? अब प्रॉब्लम क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। वो क्या करते हैं? पायरुविक एसिड तक तो ठीक है, उसके बाद वो क्या करे? क्रैब साइकिल वो चला नहीं सकता, उसके पास तो जगह ही नहीं है, तो वो ना पायरुविक एसिड को डायरेक्टली तोड़ देता है इनटू इथेनॉल प्लस CO2। इथेनॉल इज एन अल्कोहल, तो अल्कोहल और CO2 में तोड़ता है, बदले में रिलीज होती है एनर्जी। कितने मॉलिक्यूल एनर्जी के निकलते हैं? 2 ATP, ठीक है? तो बेसिकली जो बैक्टीरिया में ATP बनता है ना, वो 2 ATP बनता है सिर्फ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ने से, और हमारे में एक ग्लूकोज को तोड़ने से कितने ATP बनते हैं? 38 ATP।
38 ATP है ना, तो ये इनका वीक प्रोसेस है। इसमें इस प्रोसेस को करने में भी एक NADH प्लस H पॉजिटिव यूज हो जाता है ना, वेस्टेज होगी 3 ATP की, तो ये राइट। इसके बाद अगर हम ऊपर देखें, अगर हम बात करें मसल्स की, जिन मसल्स में मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वहां पे ना पायरुविक तक तो प्रोसेस जाता है, लेकिन अब क्रैब साइकिल वगैरह चलने में टाइम लगेगा, तो पायरुविक एसिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसी की वजह से तुम्हें मसल्स में दर्द होती है, तो तुम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करोगे ना, तो लैक्टिक एसिड लीवर में जाके डिजेनरेट भी हो जाता है, इसलिए थोड़े टाइम के बाद वो दर्द चला जाता है, राइट। तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया, इसमें भी आपका एक NADH यूज हो जाता है। ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होना सारा प्रोसेस, इसे को कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, यो मैम। चलो अब किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ बेटा बोले। हाँ एम्फिबोलिक पाथवे बताना कुछ। क्या? एम्फिबोलिक पाथवे। एम्फिबोलिक पाथवे का मतलब होता है, एम्फिबोलिक का मतलब होता है कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों चीजें होना। तो रेस्पिरेशन में तुमने क्या देखा, देयर वाज अ टाइम जहां पर NADH बनाया, पहले हमने बनाया ना हमने इसको NADH2 है ना, एंड FADH2, तो ये जब हमने सिंथेसाइज करा तो मैं इसको बोलूंगी एनाबोलिज्म, और फिर उसके बाद मैंने इनको ब्रेक भी किया ताकि ATP की सिंथेसिस हो, तो जब हमने इसको ब्रेक किया तो मैं इसको बोलूंगी कैटाबोलिज्म। तो कभी मैंने ATP को बनाया, कभी मैंने उसको ब्रेक किया, NADH2 को बनाया फिर ब्रेक किया, तो मैंने क्या देखा कि रेस्पिरेशन में एनाबोलिज्म भी होता है, कैटाबोलिज्म भी होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों होते हैं, उन प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्फिबोलिक। ये सारे एम्फिबोलिक पाथवेज, समझे? यस मैम। ओके डाउट? नो मैम। नहीं, ठीक है बेटा। हाँ बेटा बोलो। मैम जो थॉर्न्स होते हैं ना, वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है? किसका? जो थॉर्न्स होते हैं बोगनविलिया में, वो किसकी मॉडिफिकेशन होती है? एक्सिलरी बड बेटा, एक्सिलरी। लीफ की होती है, स्टेम की? बेटा ये स्टेम होती है, स्टेम के यहाँ पे लीफ लगती है, लीफ के बिल्कुल एक्सैक्ट पोजीशन में बड लगता है, बड, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी बड। इस बड की मॉडिफिकेशन से बनते हैं थॉर्न्स एंड टेंड्रिल, ठीक है? यो समझ आया? यो और अगर ये बड ना बनता, एक्सिलरी बड से ये नहीं बनते, तो उसकी जगह स्टेम निकल आता नहीं, याद है ना? बड से बनते हैं स्टेम, और नोड से क्या बनता है? लीव्स। लीव। चलो ओके बेटे, यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेटा कुछ डाउट है? नो मैम। चलो गुड़िया, कल मिलते हैं हम लोग। बाय।